नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई है ना, राम राम भाई। हम बात कर रहे हैं भाई, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल पढ़ रहे हैं भाई। वैसे तो हम संपूर्ण इतिहास भी पढ़ रहे हैं और संपूर्ण कला और संस्कृति भी पढ़ रहे हैं भाई। देखो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई राजस्थान के, ठीक भाई, प्रतीक चिन्ह। इसमें जो सारे भी है लोकगीत राजस्थान के जो भी है आगे बस में, तो उसको पढ़ने वाले हैं हम। देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, जैसे राज्य पशु हो गया, राज्य पक्षी, ठीक भाई। यहाँ पे राज्य पुष्प हो गया, राज्य वृक्ष हो गया यहाँ पे आपके सामने। और इसमें और राज्य नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और राज्य खेल, ठीक भाई, राज्य कवि, और राज्य वाद्य यंत्र हो गया आपका, और राज्य पशु। इन सभी के बारे में आज परिचर्चा करने वाले हैं भाई। और पिछले क्लास में हम भाई, फर्स्ट क्लास में हम राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय के बारे में। और सेकंड क्लास में हम राजस्थान के जिले पढ़े थे। और थर्ड क्लास में हम भाई विश्व, भारत और राजस्थान का क्षेत्रफल की तुलना की थी, ठीक भाई, जनसंख्या और क्षेत्रफल की हमने तुलना की थी भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। देखो भाई सभी से दरख्वास्त है भाई, एक बार जाके आप कम से कम रैंकन ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट को चेक कर लिया जाए, खंगोल लिया जाए भाई एक बार जाके, ठीक भाई। बहुत सारा आपको कंटेंट फुल एचडी के अंदर, क्वालिटी के अंदर दे रखा है भाई। हाँ भाई। और दूसरी बात है, जो मेरे नए साथी जुड़े हैं भाई आज, तो भाई हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। और जो नए साथी है भाई वो चैनल से जुड़ जाए, मतलब सब्सक्राइब कर लिया जाए भाई। देखो भाई आगे बढ़े फिर। उम्मीद है आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। चले गया। चलो भाई चलते हैं फिर आगे, मां सरस्वती का नाम लेके। पहले हम बात करने वाले हैं भाई राज्य पशु चिंकारक के बारे में। किसके बारे में भाई? राज्य पशु चिंकारक के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो भाई बात करते हैं इसके बारे में। आपको पता है हमारा राजस्थान का राज्य पशु क्या होता है भाई? चिंकारा है, ठीक भाई। और ये वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है, ये आपका राज्य पशु चिंकारा कहलाएगा। देखो पहले बात है राज्य पशु का, इसको दर्जा कब मिला था भाई? 22 मई 1981 के अंदर इसको राज्य पशु का दर्जा मिला गया। देखो इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो ये गजेला गजेला के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं ये कौन सी प्रजाति का है भाई? ये एंटीलोप प्रजाति का ये एक क्या है भाई? जीव है। प्रजाति के बारे में बात करें तो ये एंटीलोप प्रजाति का क्या है भाई? जीव है। आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे। देखो ये इसको उपनाम छोटा हिरण या हरिण के नाम से भी जाना जाता है। इसको छोटा हिरण भी कह सकते हैं और इसको या फिर छोटा हरिण के नाम से भी जाना जा सकता है। देखो ये चिंकारा है, आपको बताइए एक राज्य ये पशु भी है हमारा, लेकिन ये इसके चिंकारा वाद्य यंत्र भी होता है, ठीक भाई। ये तत्व वाद्य यंत्र भी होता है, चिंकारा के नाम से वाद्य यंत्र भी होता है भाई। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे कहाँ पे है भाई? जोधपुर में देखे जा सकते हैं भाई। लेकिन चिंकारों के लिए यहाँ पे नाहरगढ़ नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, जो जयपुर वाला है, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ये चिंकारा के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे भाई, चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है भाई? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। इसको ध्यान रखना है, चाहे और किसी को रखो या ना रखो। चिंकारा है जो हल्के भूरे या फिर अखरोटी रंग का यहाँ पे सुंदर जानवर होता है। अखरोटी का मतलब गेहूं रंग का हो गया। यहाँ पे पेट के नीचे का भाग क्या होता है भाई? सफेद होता है। देखो पेट के नीचे का भाग क्या होता है? यहाँ पे आपको सफेद दिखाई पड़ता है। बात करते हैं यहाँ पे चिंकारा की सिंग है, ये आजीवन रहते हैं। देखो होता क्या है, देखो इसको हिरण तो कहते हैं हम भाई, ये छोटा हिरण के नाम से जानते हैं भाई, लेकिन इसके चिंकारा की सिंग एक बार आ गए हैं तो ये आजीवन रहते हैं, जैसे भैंसों गायों की तरह भाई ये आजीवन रहते हैं। लेकिन होता है क्या कि देखो जबकि हिरण है जो हर वर्ष अपने सिंग गिरा देता है और उसके नए सिंग उग आते हैं भाई, इसके नए सिंग नहीं उगते हैं भाई, ठीक भाई। तो ये आजीवन रहते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है हिरण और इसके अंदर भाई, हिरण हर साल अपने सिंग बदल लेता है भाई। देखो ये जो चिंकारा है ये श्री गंगानगर जिले का क्या है? शुभंकर भी माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, श्री गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा को माना जाता है। लेकिन माना तो इस श्री गंगानगर को जाता है, लेकिन चिंकारा सबसे ज्यादा आपको जोधपुर के अंदर दिखाई पड़ता है। और इसका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक भाई। आगे चले भाई हम अब बात करते हैं हम राज्य पक्षी गोडावन के बारे में बात करते हैं। राज्य पक्षी गोडावन के बारे में बात करें अगर, पहले तो वही है बात भाई, राज्य पक्षी का इसको दर्जा कब मिला था भाई? वही 21 मई 1981 के अंदर मिला था, ठीक भाई। बात करते हैं हम यहाँ पे।
हाँ भाई, देखो देखिए चलते हैं। फर्क इतना एक दिन का ही है। देखो भाई, इसको तो 21 मई को मिला था यहाँ पे, लेकिन इसको 22 मई 1981 को मिला था। ठीक भाई, लगभग सेम ही रेट है, एक दिन का ही फर्क है यहाँ पे। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये, ठीक भाई, कारायोटिक्स, ठीक भाई, नाइग्रीवसेप्स इसका नाम, वैज्ञानिक नाम हो गया है भाई। देखो ये अंग्रेजी में बात करें तो इसको ग्रेट इंडियन ब्रटस बर्ड्स, ठीक भाई, बर्टस बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगर इसका वैज्ञानिक नाम याद रहो चाहे ना रहो, लेकिन भाई इसका इंग्लिश नाम याद रहना चाहिए। ठीक भाई, ग्रेट इंडियन बर्टस बर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको देखो, नॉर्मल भाषा में इसको सोहन चिड़िया की कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। इसका उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम भाई सारंग, सारंग भी कहते हो भाई, हुकना भी कहते हो, तुगदर और बड़ा तिलोर यहाँ पे, ठीक भाई, गुद धमेर भी कहा जाता है, गुदन धमेर भी कहा जाता है यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये इसके उपनाम हो गए भाई, सारंग हो गया, हुकना हो गया, ठीक भाई, तुगदर हो गया, बड़ा तिलोर हो गया, और ये गुदन मेर भी इसका उपनाम हो गया है भाई। हाड़ौती क्षेत्र में अगर बात करें तो ये माल, माल मरोड़ी के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये माल मरोड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में घोड़ावन है, ये सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला तो है मरु उद्यान, ये है, ये कहाँ पे है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है मरु उद्यान क्षेत्र। एक है सोरसन है, ये 12 के अंदर है। एक है भाई सोंकलिया है, ये अजमेर के अंदर है। ये मुख्य रूप से ये भाई 3 क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। देखो गोडाउन का जो प्रजनन हेतु है, जो गोडाउन का प्रजनन हेतु यहाँ पे जंतुवालय कहाँ का है भाई, जोधपुर का प्रसिद्ध है। देखो आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा था चिंकारा, उसका भी जोधपुर है, गोडाउन का भी क्या है भाई, जोधपुर है भाई। इसका प्रजनन काल कब माना जाता है, कब कब आप इसको पाल सकते हो भाई, अक्टूबर और नवंबर के महीना माना जाता है भाई। वन विभाग राजस्थान में यहाँ पे गोडाउन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में से करवाया, ठीक भाई, करार किया है, इसके अंदर स्थापित किया गया है। बात करते हैं हाल में उच्चतम न्यायालय, देखो हाई कोर्ट के अनुसार यहाँ पे गोडाउन ग्रेट इंडियन बर्ड्स लुप्त, ये प्रजाति है जो प्राय क्या हो रही है भाई, लुप्त हो रही है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था हाई कोर्ट के अनुसार, जिसको हम प्रोजेक्ट, ठीक भाई, टाइगर की तर्ज पर, ठीक भाई, योजना के चलाने का सुझाव दिया है। आगे बात करते हैं गोडाउन का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। वैसे तो बात करें प्रजनन केंद्र, देखो यहाँ पे कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, लेकिन कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, रामदेवरा जैसलमेर में प्रस्तावित है। देखो ये मुख्य तो यहाँ का पक्षी नहीं है, ये अफ्रीका का पक्षी है। ये जो आपका गोडाउन है ये अफ्रीका का पक्षी है, वहां से आए हुए भाग है ये भाई। गोडाउन के ऊपरी भाग रंग पीला होता है, लेकिन सिर के ऊपरी भाग का रंग क्या होता है भाई, नीला होता है भाई। आगे बात करते हैं हम भाई, एक बार इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो बात करते हैं आगे, देखो गोडाउन की ऊंचाई होती है, देखो ये 4 फीट ऊंचाई लंबा होता है। देखो इसकी ऊंचाई की बात करें, ये पूरा 4 फीट लंबा होता है यहाँ पे। और इसका भोजन होता है प्राय मूंगफली होता है, ठीक भाई, तारा मीरा होता है, ये मूंगफली खाता है और तारा मीरा खाता है। देखो ये गोडाउन राजस्थान के अलावा ये गुजरात में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन गोडाउन है जो शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देते हैं, ठीक भाई। बात करते हैं 2000, देखो 2011 में IUNC की रेड, ठीक भाई, डाटा लिस्ट में यहाँ पे सिटिकली इन, ठीक भाई, डेंजर्ड की यहाँ पे प्रजाति माना गया है, ठीक भाई। जो रेड डाटा यहाँ पे बुक लिस्ट है, ठीक भाई, IUCN की रेड डाटा लिस्ट है, इसमें सिटिली और इन, ठीक भाई, डेंजर्ड की प्रजाति माना गया है। गोडाउन के यहाँ पे संरक्षण हेतु यहाँ पे राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स प्रारंभ किया गया था। आगे बात में देखो, देखिए इसके संरक्षण हेतु यहाँ पे विश्व पर्यावरण जो दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक भाई। तो उसी दिन 2013 को यहाँ पे भाई इसके संरक्षण के हेतु यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स प्रारंभ किया गया था। करते हैं
ये प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का क्या है भाई, पहला राज्य है। बात करते हैं 13वीं कोप शिखर सम्मेलन जो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था। इसका देखो यहाँ का शुभंकर किसे माना गया है भाई, गिबी। गिबी इसी को कहते हैं भाई ग्रेट इंडियन, ठीक है, बस्टर्ड को माना गया है। करते हैं, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को माना गया है। अगर बात करते हैं 1980 में यहाँ पे जयपुर में यहाँ पे गोडाउन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। और गोडाउन वर्क्स है, देखो गोडाउन है जो वर्क्स पर नहीं बैठते हैं, ये जल के निकट घास वाले घोंसला बनाकर वहां पे रहते हैं। ठीक भाई, आगे चले भाई। अब बात करते हैं हम राज्य पुष्प के बारे में बात करें तो रोहिड़ा है। आपको पता है हमारा राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है भाई, रोहिड़ा है। ये पूरा पेड़ होता है। देखो इसी पुष्प के बारे में बात करें तो पहले तो वही बात बनती है, राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला भाई, 1983 के अंदर मिला था भाई। देखो रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला, ठीक है, अंडुलेटा इसका क्या है भाई, वानस्पतिक नाम है। राजस्थान को, रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है और ये राजस्थान का मरुशोभा भी कहा जाता है। देखो पश्चिमी क्षेत्र में ये सर्वाधिक देखने को मिलता है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे रोहिड़ा के जो पुष्प है मार्च अप्रैल महीने में ज्यादा खिलते हैं। देखो रोहिड़ा के जो पुष्प का रंग है ये गहरा केसरिया, ठीक है, हिरमिच पीला होता है। बात करते हैं जोधपुर में रोहिड़ा के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, जोधपुर में रोहिड़ा के पुष्प को हम मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं। रोहिड़ा को यहाँ पे जरवील नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पूछा था। ये इंपोर्टेंट है भाई, रोहिड़ा को पूछाने वाला जानवर कौन सा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये रोहिड़ा को एक जरवील नामक रेगिस्तानी चूहा है जो इसको क्या पूछाता है भाई, नुकसान पूछाता है भाई। बात करते हैं हम आगे, राज्य वृक्ष आपको पता है खेजड़ी है। पहले तो वही सवाल बनता है भाई, इस खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला है भाई, 31 अक्टूबर 1983। देखो डेट 1983 है सभी की लगभग। बात करते हैं, देखो यहाँ पे 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर भाई यहाँ पे जो 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसों का क्या किया गया है भाई, डाक टिकट जारी किया गया है भाई। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम की बात करें तो ये प्रोसेपिस, ठीक भाई, हाँ सिनरेरिया इसका क्या हो गया भाई, वानस्पतिक नाम हो गया भाई। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं और रेगिस्तान का घोरो के नाम से भी जानते हैं भाई, और इसको हम थार का कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं भाई। देखो यहाँ पे वंडर ट्री, देखो खेजड़ी को हम वंडर ट्री या फिर भारतीय मरुस्थल का यहाँ पे सुनहरा वृक्ष या महान वृक्ष के भी नाम से भी जाना जाता है भाई। खेजड़ी है ये वनस्पति उष्णकटिबंधीय कटीले वृक्ष की क्या है भाई, प्रजापति है, ठीक भाई, प्रजाति है। किसकी भाई यहाँ पे बात करें अगर, खेजड़ी है वनस्पति उष्ण कटिबंधीय कंटीले वृक्ष की क्या है भाई, ये प्रजाति है। बात करते हैं खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष आपको शेखावटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इसके साथ में शेखावट के साथ साथ में नागौर क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे भाई। खेजड़ी के वर्ष की पूजा है, आपको पता है खेजड़ी के वर्ष की पूजा हमें विजयदशमी या दशहरे के दिन की जाती है भाई। बात करते हैं जिसको हम आषाढ़ की शुक्ल बस, ठीक भाई, दशहरे के दिन अवसर पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, देखो खेजड़ी के जो वृक्ष है इसके नीचे आपको पता है गोगा जी और झुंझार जी का बाबा जी के मंदिर बने होते हैं। अधिकतर आप देखोगे खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर देखोगे आप, या झुंझार जी का मंदिर आप देखोगे भाई। देखो भाई चलते हैं फिर आगे, पहले इसके पर कुछ फैक्ट देख लेते भाई, खेजड़ी पर इंपोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। देखो देखिए, खेजड़ी को आप हरियाणवी या पंजाबी भाषा में हम जाटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जाटी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो आप झुंझुनू वाला एरिया है जो हरियाणा के टच में है, तो ये झुंझुनू वाले भी भाई इसको जाटी ही बोलते हैं, ठीक भाई। तमिल भाषा में इसको हम पेयमे, ठीक भाई, पेयमे के नाम से भी जानता है। और कन्नड़ भाषा में बात करें तो इसको बना बनी के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधी भाषा में बात करें खेजड़ी को हम जोकड़ा के नाम से भी जानते हैं। और विष्णोई संप्रदाय में इसको सम्मी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें स्थानीय भाषा में हम इसको हम सिमलो के नाम से भी जाना जाता है भाई। और बंगाली भाषा में बात करें तो यहाँ पे
शाही गाछ के रूप में भी जाना जाता है भाई। और इसके खेजड़ी के जो फूल है इसको हमें मिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिंजर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी हरी फलियां हैं, जो हरी इसकी डाली है इसको हम सांगरी, देखो फलियां लगती है ना भाई इसको, जिसको हमें स्थानीय भाषा में आपको पता है सांगरी तो कहते हैं। सांगरी की सब्जी बनाते हैं भाई। ये फल गर्मी में लगते हैं, ठीक भाई। बात करते हैं खेजड़ी की सूखी फलियां। देखो आपको पता है ये हरी फलियां जिसको सांगरी कहते हैं, और सूखी फलियां को हम खोखा कहते हैं भाई। घाम में जाके ये तो अच्छी बात है ना भाई। हाँ, अगर सीख लेते आप नॉर्मल देसी भाषा सीख लेते तो आज दिक्कत नहीं आती थी। हरी सब देखो, हरी फलियों को सांगरी कहते हैं, सूखी या फिर फलिया को हम खोखा के नाम से भी जानते हैं। पत्तियों से बना चारा, देखो इसकी पत्तियों से बना चारा है जिसको हम लूम या लूंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम भेड़ बकरियों को खिलाते हैं भाई। यहाँ पे देखो खेजड़ी की वर्ष की आयु लगभग 5000 वर्ष की गई है वैज्ञानिकों के अनुसार। लेकिन आप देखो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सबसे प्राचीन खेजड़ी है, उसके 2 वृक्ष मिलते हैं जो 1000 वर्ष से भी क्या है भाई ज्यादा पुराने हैं। एक तो है मांगलियावास, ठीक भाई, गांव है अजमेर के अंदर, और एक है यहाँ पे 2 वृक्ष मिलते हैं मांगलियावास गांव के अंदर मिलते हैं। और मांगलियावास देखो ये सबसे पुराने वर्ष है ना, तो ये मांगलियावास गांव में यहाँ पे हरियाली अमावस या मतलब सावन को यहाँ पे वर्ष मेला भी लगता है भाई। तो ये राजस्थान में 2 वृक्ष मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा पुराने जो 1000 साल से भी ऊपर है, अजमेर के मांगलियावास गांव में, जिस कारण यहाँ पे हरियाली अमावस को यहाँ पे मेला भी भरता है भाई। देखो भाई आगे चर्चा करते हैं। आपको पता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र अस्त्र है ये खेजड़ी के वृक्ष पर ही छिपाए थे। बात करते हैं खेजड़ी के वृक्ष के यहाँ पे सेलेस्ट्रेना या फिर भाई ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाता है। देखो प्रमुख 2 इसके कीड़े हैं, ठीक है, एक तो सेलेस्ट्रमा हो गया और एक ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े इसको नुकसान पहुंचाते हैं। माटो, देखो माटो जो बीकानेर की जो शासक द्वारा यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित किया गया है। देखो माटो जो शासक है बीकानेर का, इसने प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी को अंकित किया गया है भाई। आपको पता है 56 अकाल पड़ा था 1899 या विक्रम संवत 1956 में 56 अकाल पड़ा था। हाँ, आपको पता है जिस टाइम भारत में 56 अकाल पड़ा था तो खेजड़ी का वृक्ष है ये लोगों को जीवन का सहारा बना था। कैसे भाई? भाई 56 अकाल के टाइम भाई यहाँ पे लोग थे, तो होता क्या था कि यहाँ पे भाई खाने पीने के लिए अनाज तो रहा नहीं भाई, खाने पीने के लिए क्या नहीं रहा है, अनाज तो रहा नहीं। बात करते हैं तो क्या होता कि जो ये लोग थे भाई 56 अकाल के दौरान, तो इसके जो है छिलके छिल के खाने लगे थे उसका चूर्ण बना के। तो ये बहुत सहायता मतलब आदमी उस 56 अकाल में यहाँ पे लोगों के जीवन का ये सहारा बना था। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान यहाँ पे 1991 में चलाया गया था। देखो मरुस्थल के लिए विस्तार को रोकने के लिए अकाल ये ऑपरेशन खेड़ा नामक अभियान देखो 1991 में चलाया गया था। क्यों? क्योंकि मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए ये चलाया गया था भाई। बात करते हैं वन्य जीवों की रक्षा के लिए यहाँ पे राज्य में सर्वप्रथम, देखो यहाँ पे अगर बात करें, अगर पेड़ पौधों की बात करें, वन्य जीवों की बात करें, सभी वन्य जीवों की बात करें तो देखो यहाँ पे राजस्थान में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया है भाई? 1604 ईस्वी में जोधपुर की थी भाई राम सड़ी गांव में यहाँ पे कर्मा और गोरा के द्वारा दिया गया था। देखो सबसे पहला जो बलिदान है वन्य जो वृक्ष है उनको बचाने के लिए जो 1604 में जोधपुर के ठीक भाई रामसड़ी गांव में यहाँ पे कर्मा और गोरा के द्वारा दिया गया था। देखो वन्य जीवों की रक्षा के लिए यहाँ पे राजस्थान में देखो ये भी वन्य जीवों की रक्षा के लिए है। राजस्थान में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मेड़ता ठीक भाई यहाँ पे परगना के यहाँ पे एक गांव है ठीक भाई पोलावास गांव में बुचो जी के द्वारा दिया गया था। बुचो जी के द्वारा दूसरा बलिदान दिया गया था। लेकिन बात करें अगर खेजड़ी के लिए तो ये खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान आपको पता है अमृता देवी के द्वारा विष्णोई के द्वारा 1730 के अंदर दिया गया था। इसके अंदर आपको पता है 363 लोगों की मृत्यु हुई थी जिसमें भाई 69 महिलाएं थी और 294 क्या था भाई पुरुष थे। लोगों के साथ जयपुर के जो खेजड़ली गांव है ठीक भाई जोधपुर के जो खेजड़ली गांव है जिसको हम गुड्डा विष्णोही गांव के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया था।
आपने सुना ही होगा भाई, भाई खेजड़ी को बचाने के लिए यहाँ पे औरतें भाई वृक्ष के लिपट गई थी चारों तरफ, ठीक भाई। तो बात करते हैं इसको थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो इस प्रकार आपको बताया खेजड़ी आंदोलन है ये वन्य रक्षण के लिए हुआ था। जो आपको पता है ये खेजड़ी आंदोलन हुआ था, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं खेजड़ी आंदोलन हुआ था भाई 1700, ठीक भाई, 3 के अंदर। एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ, कहते भाई जो खेजड़ी आंदोलन हुआ था वन्य संरक्षण के लिए हुआ था, और कब हुआ था भाई? ये 1700, ठीक भाई, 30 के अंदर हुआ था। हाँ, ईस्वी के अंदर हुआ था ये। बात करते हैं ये भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी की दशमी को यहाँ पे तेजा दशमी के रूप में बनाया जाता है। देखो होता क्या है यहाँ पे, पूरी बात देखते हैं। यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है यहाँ पे। और दूसरी बात देखते हैं, अमृता देवी के पति का नाम क्या है भाई? रामोजी विश्नोई था। बात करें भाई विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह है बलिदान साका या फिर खड़ाना कहलाता है। भाई विश्नोई द्वारा दिया गया ये सबसे बड़ा बलिदान था, जिसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था भाई, ठीक भाई, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? साका या फिर खड़ना के नाम से भी जाना जाता है। ये इस बलिदान के समय जोधपुर का कौन सा था भाई? राजा अभय सिंह था, और इसी का सेनापति था भाई एक। अभय सिंह के आदेश पर, ठीक भाई, गिरधर दास के द्वारा यहाँ पे 363 लोगों की हत्या की गई थी भाई। बात करें खेजड़ी दिवस, देखो इस दिन खेजड़ी दिवस या फिर वृक्ष महोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी गांव जोधपुर के अंदर मनाया जाता है भाई। आगे बस में तो बात करते हैं प्रथम खेजड़ी दिवस कब बनाया गया था भाई? 12 सितंबर 1998 को बनाया गया था। आपको पता है ये देखो बलिदान तो 1730 में दे दिया गया था, लेकिन प्रथम खेजड़ी दिवस है जो 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था, और हर वर्ष ये 12 सितंबर को बनाया जाता है भाई। ये भाई आपके सामने जो खेजड़ी था भाई, खेजड़ी थी, इसके बारे में भाई मुख्य बातें थी। देखो और बातें बच गई हैं, इनको भी देख लेते हैं भाई। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला श्रेष्ठतम पुरस्कार, देखो वन्य, अगर आप वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है भाई? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, जिसको भाई अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी भाई? 1994 में की गई थी भाई। प्रथम पुरस्कार किसको मिला था भाई? ये गंगाराम विश्नोई को, ये जो जोधपुर के हैं उनको मिला था यहाँ पे। यह पुरस्कार वन विभाग विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति या पंचायत, ठीक भाई, वन विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है भाई। तो सबसे पहले देखो ये खेजड़ी जो इसके लिए वन्य जीवों के लिए आपको संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए दिया जाने पुरस्कार है भाई अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, जो 1994 में लागू हुआ था। और पहला आपको भाई यहाँ पे गंगाराम विश्नोई को दिया गया था भाई। यहाँ पे बात करते हैं खेजड़ी आंदोलन, ये चिपको आंदोलन का प्रेरणात्मक स्रोत है। बात करें चिपका आंदोलन, आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ था, मतलब उससे मिलता जुलता है चिपको आंदोलन है, ठीक भाई। चिपको आंदोलन यहाँ पे सुंदरलाल, ठीक भाई, बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ पे उत्तराखंड में हुआ था भाई। सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का क्या नाम था भाई? विमला देवी था। देखो खेजड़ी आंदोलन में अमृता देवी की 3 बेटियां थी, देखो आसू, रत्नी और भागू, इन्होंने भी साथ में बलिदान दिया था। ये भी ध्यान रखना है भाई अमृता देवी का, ठीक भाई, अमृता देवी है, इनकी 3 बेटियां थी भाई, आसू, रत्नी, भागू ने भी इसमें बलिदान दिया था। खेजड़ी वृक्ष की जड़ों पर कौन सा जीवाणु? देखो जीवाणु ग्रंथियां बनाती हैं। जीवाणु क्या बनाती है भाई? ग्रंथियां, मतलब जड़ें बनाती है। यहाँ पे जीवाणु ग्रंथियां बनाने से मृदा में पोषक तत्वों की क्या होती है भाई? उपलब्धता बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है इस कारण भाई। देखो भाई चलते हैं हम इस प्रकार आगे। राज्य नृत्य की बात करें तो आपको पता है घूमर को हम राज्य नृत्य हमारा घूमर है, जिसको हम राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं, या फिर इसको राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है भाई। हम कला और संस्कृति में पढ़ चुके हैं ये बातें, ठीक भाई। और राजस्थान के नृत्य, ठीक भाई, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। महिलाओं का ये सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, और ये रजवाड़ी, ठीक भाई, और ये सामंतशाही लोक नृत्य भी इसको कहा जाता है।
रजवाड़ी और सामंतशाही लोक नृत्य भी कहा जाता है। और घूमर नृत्य का आयोजन भाई गणगौर पर होता है भाई। घूमर ये 3 रूप में होते हैं, ये भी पढ़ा था हमने। घूमर घूमर है ये 3 रूप के होते हैं। देखो झुमरिया, झुमरिया नृत्य किसे कहेंगे? जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य जो ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे घूमर, घूमर नृत्य उसे कहेंगे जो राजपूत स्त्रियां फिर या फिर अन्य स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर कहलाएगा। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना, देखो ये सवाल पूछा गया है, गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना यहाँ पे ठीक भाई संतरामपुर की जो महारानी है ठीक भाई गोवर्धन कुमारी ने यहाँ पे 1986 के अंदर स्थापित की गई थी। आगे बात समझ भाई, चले आगे। देखो बिना देरी करें आगे बढ़ते हैं। आपको पता है राज्य का शास्त्रीय नृत्य एकमात्र नृत्य है जो कथक है। कथक ही है ना। देखो ये उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य भी बन चुका है। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य भी है, लेकिन साथ में देख लेते हैं दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है भाई? भरतनाट्यम है। ठीक है, ठीक भाई, तमिल भाषा में बात करते हैं। कथक का भारत में प्रमुख घराना ये कहाँ पे? देखो भारत, कथक का अगर भारत में प्रमुख घराना की बात करें तो ये लखनऊ में है। राजस्थान में बात करें कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना है ये जयपुर घराना का ही तो है ये नृत्य। ठीक भाई, बात करते हैं कथक के जन्मदाता कौन है भाई? भानुजी महाराज को माना जाता है भाई। आगे बात करते हैं भाई, कथक के नृत्य को भानुजी महाराज को माना जाता है। आगे बात करें, आपको पता है राज्य गीत कौन सा है भाई? केसरिया बालम। देखो इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की जो मांगी बाई है उसके द्वारा गाया गया था। और यहाँ पे इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय किसे कहा जाता है भाई? अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा बार इस गीत को गाया था। और अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की यहाँ पे मरु कोकिला भी कहा जाता है। बात करते हैं ये गीत, आपको पता है केसरिया बालम है ये गीत मांड गायिका शैली में गाया गया था, मांड राग में गाया गया था। जब भाई आपको पता है हम राजस्थान के लोक गीत पढ़ रहे थे, प्रमुख जातियां और शैलियां भी पढ़ रहे थे, उसके अंदर आराम से डिटेल में हमने पढ़े थे। ठीक भाई, हम केसरिया बालम को हम मांड राग में गाते हैं। और मांड राग में सबसे पहले भाई मांगी बाई ने उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। और मांड राग में सबसे ज्यादा बार किसने गाया था ये भी ध्यान रखना है भाई। ठीक भाई, अल्लाह जिला बाई ने गाया था। देखो राज्य खेल आपको पता है बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला भाई? 1948 के में अंदर मिला था। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है भाई। बास्केटबॉल अकादमी ये कहाँ पे है भाई? जैसलमेर में। और प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे? सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर वाला है, ये बास्केटबॉल अकादमी क्या है भाई? स्टेडियम है। आपको पता है राज्य कवि कौन सा है भाई? सूर्यमल मिश्रण, या जिसको हम सूर्यमल मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। देखो ये राज्य कवि है हमारे, और इनके प्रमुख एक 2 रचनाएं हैं। एक तो है वंश भास्कर और एक है वीर ठीक है सतसई। एक वंश भास्कर हो गया, एक वीर सतसई हो गया। सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी शासक राम सिंह के क्या क्या है भाई? दरबारी कवि है। अगर कुछ याद रखो ना रखो, एक तो इसकी प्रमुख रचनाएं याद रख लेना है, और एक आप ये बात याद रखोगे भाई, सूर्य मिश्रण को हम वीर सती रासो ठीक है रस ठीक है रसावतार के नाम से भी जानते हैं। वीर सती रासो रसावतार के नाम से भी हम जानते हैं भाई। सूर्य मिश्रण, देखो ये सूर्यमल है ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी ठीक भाई बीकानेर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है भाई। आगे बात करते हैं हम। देखो भाई इन अकेडमियों के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या है भाई? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है। बात करते हैं हम यहाँ पे, आपको पता है राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। और ये अलगोजा है एक सुशीर वाद्य यंत्र, मतलब सुरीला है ना। हाँ, बांसुरी की तरह धुन आती है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील और कालबिलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। और इस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार कौन है ये ध्यान रखना है। एक तो बात को आपको तो ये बात ध्यान रखनी है, 2 ही तो बातें हैं भाई इसमें। और ये रामनाथ चौधरी है जो जयपुर के हैं। और बात करते हैं तो ये है आपका, ये है अलगोजा ठीक है वाद्य यंत्र है जो आपके भील और कालबिलिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। और प्रमुख कलाकार कौन है भाई? रामनाथ चौधरी हैं जो जयपुर के हैं। और आपको ये भी पता है राजस्थान में जोधपुरी जो कोट है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और इसलिए हमें हमारा जो राष्ट्रीय पोशाक है, राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है भाई? जोधपुरी कोट है भाई। ये तो भारत का भी हो गया, तो राजस्थान का तो है ही है ठीक भाई।
तो बात इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट बचा है हमारे सामने भाई राज्य पशु ऊंट के बारे में। ऊंट के बारे में बहुत बातें हैं जिसको हम देखने वाले हैं भाई, देख ले फिर। देखो भाई सर, पहला तो वही बात है भाई, राज्य पशु का दर्जा कब मिला था, तो 19, ठीक भाई 19 सितंबर 2014 को इसको ऊंट का राज्य पशु का दर्जा मिला था भाई। यहाँ पे ऊंट वध रोक अभियान, देखो ऊंटों का वध को रोकने के लिए अभियान दिसंबर 2014 के अंदर भी चलाया गया था भाई। देखो पहले, देखो इसको दर्जा क्यों दिलाया गया था, क्योंकि भाई इसकी देखो ये बहुत काम का आदमी है, ठीक भाई। हाँ भाई, इसलिए भाई अगर इसको राज्य पशु का दर्जा मिल जाएगा तो इसकी हत्या कम हो जाएगी ना भाई। तो भाई इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद में तुरंत बाद में यहाँ पे दिसंबर 2014 में यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे ऊंट वध रोग अभियान भी चलाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको पता है, केमलिन या केमल्स, ठीक भाई, ड्रोमेडेरियम डेरियस, ठीक भाई, केमिल या केमलस और ड्रोमेडेरियस, इसका क्या हो गया भाई, वैज्ञानिक नाम हो गया। अंग्रेजी में आपको पता है केमल के नाम से जानते हैं, और स्थानीय भाषा में हम इसको रेगिस्तान का जहाज, देखो इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जहाज वो होता है जो सामान ढोलता है, तो ये भाई रेगिस्तान में सामान ढोलने वाला ये क्या है, एक पशु है भाई। देखो कर्नल जेम्स टोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनके अनुसार भाई कर्नल जेम्स टोड ने भाई इसको रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा गया है। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का एकाधिकार मतलब पहले स्थान पे आता है भाई। राज्य में बात करें पूरे राज्यों में तो ऊंटों में सबसे पहले राजस्थान आता है। देखो 20वीं पशुगण के आधार पर, ठीक भाई, जनगणना हुई थी पशुगण की, 20वीं पशुगण के आधार पर राजस्थान में भारत के 98.43 ऊंट % पाए गए हैं। लेकिन ये 19वीं पशुगणना में यहाँ पे राजस्थान में ऊंटों का प्रतिशत कितना था, 81.37% ही था भाई। बात करते हैं, देखो ज्यादा ऊंटों वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है 20वीं पशुगण परियोजना के अनुसार भाई। लेकिन सबसे कम ऊंटों वाला जिला कौन सा है भाई, प्रतापगढ़ है, ये भी 20वीं पशुगण परियोजना के अनुसार। देखो यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, ऊंट अनुसंधान केंद्र भाई जोहड़बीड़, ठीक है, जोहड़बीड़ बीकानेर है, जो 1984 में क्या था भाई, स्थापित था। केमल मिल्क डेयरी, ये भी कहाँ पे भाई, बीकानेर में है। नाचना, देखो जो नाचना है, जैसलमेर का जो ऊंट है सुंदरता की दृष्टि से क्या है भाई, प्रसिद्ध है। जो नाचने वाले ऊंट है जो ये सुंदरता की दृष्टि से जैसलमेर की क्या है भाई, प्रसिद्ध है भाई। देखो आगे बात बढ़ाते हैं हम इस प्रकार। भारतीय सेना है, आपको पता है बीएसएफ है, जो भी है आर्मी है, भारतीय सेना के जो नौजवान है जिसको हम थार मरुस्थल में नाचना या ऊंट का उपयोग करते हैं भाई। थार मरुस्थल में नाचने के लिए भाई ऊंट का क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं। देखो बात करते हैं हम गोमट या फलोदी जिले का जो ऊंट है, ये भी ध्यान रखना है, गोमट या फलोदी जिले का जो ऊंट है सवारी की दृष्टि से क्या है भाई, प्रसिद्ध है। पूछा जाता है भाई सवारी की दृष्टि से कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये गोमट या फलोदी का है। बीकानेरी ऊंट है, ये बोझ ढोलने की दृष्टि से क्या है भाई, प्रसिद्ध है। बात करते हैं ऊंटों के देवता, आपको पता है पाबू जी को मानते हैं। और राजस्थान या फिर मारवाड़ में बात करें तो ऊंटों का लाने का श्रेय भी पाबू जी को कहा जाता है, इसलिए ऊंटों को देवता कहते हैं। ऊंटों के बीमार होने पर आपको पता है रात्रि काल में यहाँ पे रेबारी जाति द्वारा यहाँ पे फड़का, भोपों के द्वारा यहाँ पे फड़का वाचन किया जाता है। रेबारी जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा यहाँ पे फड़का वाचन किया जाता है रात्रि में। ऊंटों की देवी के रूप में किसे जानता है भाई, अंता देवी जो बीकानेर की है, उनको पूजा जाता है ऊंटों की देवी। और ये हो गए ऊंटों के देवता हो गए भाई पाबू जी को, ठीक भाई। बात करें ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद होता है। मुंह का आभूषण, देखो गले का आभूषण को आपको पता है गोरबंद के नाम से जाना जाता है। जो मुंह का आभूषण होता है उसको मोरखा कहा जाता है भाई। और पूंछ का आभूषण होता है इसको हम परचनी। देखो आराम से, गले से घोरबंद, मुंह से मोरखा, ठीक है, पूंछ का देखो प्यार है ना, ठीक है, परचनी कहा जाता है। नाक में पहनने जाने वाले यहाँ पे लकड़ी की जो कील है, नाक के अंदर आपको पता है यहाँ पे लकड़ी बोई जाती है जिसको हम गिर बाण कहते हैं। बाण तो कहते हैं, गिर बाण कहा जाता है। पैरों का आभूषण है, इसको हम गोड़िया के नाम से भी जाना जाता है भाई। कसी जाने वाली काठी है, आपको पता है कसी जाने वाली काठी है, इसको हम कूची भी कहा जाता है, या फिर
पलाड़ या पिलाड़ के नाम से भी, ठीक है, पिलाड़ के नाम से भी जाना जाता है। पलाड़ या पिलाड़ के नाम से भी, या फिर कूची के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस तरह की लाठी होती है भाई, लकड़ी की होती है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आगे, बात बढ़ाते हैं भाई आगे, इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो देखिए, इस प्रकार बढ़ाते हैं भाई। ऊंट के ऊपर जो रखी जाने वाली है, ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली गद्दी है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मेलखुरी भी, मेलखुरी कहा जाता है। वरद ऊंट है, इसको हम पाकट के रूप में जाना जाता है भाई। तीव्र गति से चलने वाले ऊंटों को हम क्या कहते हैं? जमीन करत, ठीक है, करत के नाम से, जमीन करत के नाम से भी जाना जाता है। और डोलने वाले ऊंट को, डोलने वाले ऊंट को हमें डोलड़िया कहा जाता है। और यहाँ पे निकम्मा ऊंट है जिसको हम डगेरा या फिर डगरा कहा जाता है, डगेरा डगरा कहा जाता है। जो बूंदी शकल का है, बद शकल का ऊंट है, जिसको हम रडबो कहा जाता है भाई। भाई ये तो रडबो, ठीक है, रडबो ऊंट है, बूंदी शकल का है। ऐसा ऊंट जो 15 दिन तक तो सही रहता है और 15 दिन बीमार रहता है। महीने में आधे भर तो सही रहता है और आधे भर बीमार रहता है। उस ऊंट को हम, ठीक है, तीर सलाल, ठीक है, सल्लेलान या फिर तीरबसो कहा जाता है। इसको हम तीरबसो कहा जाता है। ऊंट की जो है यहाँ पे खराई नस्ल, ऊंट की जो खराई नस्ल में समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। देखो ऊंट की जो खराई नस्ल है, ये समुद्र में, देखो तैरने की जो उत्तम क्षमता किसके अंदर होती है? कौन सी जाति में होती है भाई? खराई नस्ल में होती है। जो ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति है, जिसको हम क्या कहते हैं? रायका या फिर रेवारी कहा जाता है। और यही रेबारी है जो ऊंट के बीमार होने पर, ठीक है, जाति द्वारा यहाँ पे भोपक द्वारा यहाँ पे फड़का वाचन किया जाता है भाई। ऊंटों में पाया जाने वाला रोग है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्रा या फिर तीवर्षा कहा जाता है। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना, देखो आपको बताइए सबसे ज्यादा, अब आपको बताइए राज्य पशु बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब इसको नियंत्रण, इसमें रोग हो रहे हैं तो इसको नियंत्रण करने के लिए योजना चलाई गई थी। प्रदेश में ऊंटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण ये सर्रा रोग था। कौन सा रोग था भाई? सर्रा रोग था। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु वर्ष 2010 और 11 में ये योजना प्रारंभ की गई थी भाई। ऊंटों की जो चमड़ी पर है, ऊंटों की जो चमड़ी पर की जाने वाली जो संवेदन कला है, उसको हम उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है भाई। सोने की कलर से जो कलाकारी की जाती है उसको हम उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है भाई। देखो आगे बढ़ते हैं हम इस प्रकार। उस्ता कला को यहाँ पे देखो, उस्ता कला को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं भाई, मुनवती या फिर मुनावती। देखो मुनवती या फिर मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है भाई। देखो उस्ता कला वर्ड पुराना हो चुका है, इसलिए आप इसके उपनाम याद रखो भाई। उस्ता कला मूलतः यहाँ पे पर्सिया फिर ईरान की है। ये कहाँ की भाई? ये उस्ता कला कहाँ की है भाई? पर्सिया और ईरान की है। उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के जो शासक है राय सिंह के द्वारा लाया गया था। आपको पता है, जब इतिहास पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा भाई। उस्ता कला है भाई ये पर्सिया मतलब ईरान की थी, पर्सिया ईरान की थी। ये जो आपके जो बीकानेर के शासक है राय सिंह के द्वारा इसके बीकानेर के अंदर लाया गया था। अनूप सिंह का काल है जो उस्ता कला का स्वर्णिम काल बना जाता है। उस्ता कला के जो कलाकार हैं ये उस्ताद कहलाते थे। उस्ता कला के जो कलाकार है उसको हम उस्ताद कहते थे। और उस्ताद मुख्यतः कहाँ के हैं भाई? बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है राय सिंह है, ये बीकानेर के अंदर ही लेके आते हैं उस्ता कला। तो ये कलाकार ये बीकानेर की भी बनते हैं और आसपास के बीकानेर ये होते हैं, ठीक भाई। उस्ता कला का जो प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक भाई, ये हिसामुद्दीन उस्ता है। कौन सा है भाई? हिसामुद्दीन उस्ता है को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी है और वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उस्ता कला का वर्तमान कलाकार, ठीक भाई, उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है भाई? मोहम्मद हनीफ उस्ता। कौन है भाई? मोहम्मद हनीफ उस्ता है भाई। उस्ता कला के अन्य कलाकार जैसे बात करें, देखो अन्य कलाकार की बात करें, एक कलाकार है भाई इलाही बख्श ने यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में यहाँ पे चित्र बनाया था। पूछा जाता है भाई महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र किसने बनाया था? उस्ता कला का मतलब सोने की कारीगरी ऊंट पे की जाती है, ठीक भाई। तो गंगा सिंह, आपको बताइए गंगा सिंह गंगानगर बीकानेर, ठीक भाई, हाँ, गंगानगर जिले के क्या है भाई? संस्थापक है। तो भाई उनकी यहाँ पे चित्र बनाया था, किसने बनाया था भाई? इलाही, ठीक भाई, इलाही बख्श ने बनाया था।
जो यहाँ पे यूएनओ की कार्यालय में रखा गया था। देखो महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पे चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी थी। कहाँ पे भाई? महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पे चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी थी, जिसे हम गंगा रिसाल के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो पूछा जाता है यहाँ पे भाई कौन सा शासक था जो चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी थी? तो वो थे भाई गंगा सिंह। ये भी ध्यान रखना भाई। देखो बात करते हैं हम आगे। हाँ भाई, पानी को ठंडा रखने के लिए आपको पता है पोटलियां लटकाई जाती है ना भाई, चमड़े की। हाँ, ऊँट के बगल में पानी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे ऊँटों की खाल से बनी बर्तन, जिसको हम को यहाँ पे खोपी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बने वस्त्र को। देखो सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बाल के जो वस्त्र बनते हैं, ठीक भाई, हाँ ऊन के जो वस्त्र बनते हैं उनको हम बोलते हैं भाई बाकला के नाम से भी जानते हैं भाई। ऊँटों के बालों से की गई डिजाइन है, ऊँटों के बालों से की गई डिजाइन है, जिसको हम ठीक भाई ठीक भाई कतराई के नाम से भी जानते हैं, जट कतराई के नाम से भी जानते हैं। ऊंट की जो पत्नी है उसको हम सांड के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं सांड अलग ही हो जाए, ऊंट की जो पत्नी है उसको सांड के नाम से जानते हैं। अगर ऊंट का कोई बेटा है इसको हम टोडिया के नाम से, टोडिया कहते हैं भाई, टोडिया। बेटी को हम टोरडी कहते हैं, ठीक भाई। पत्नी को क्या कहेंगे? ऊंट की पत्नी को हम सांड कहेंगे भाई, और ऊंट के बेटे को हम टोडिया कहेंगे, और ऊंट की बेटी को हम क्या बोलेंगे भाई? टोरडी के नाम से भी जानते हैं भाई। जो ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है, देखो ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है ना, हाँ, कुबड़ में एकत्रित वसा, जो कुबड़ के अंदर एकत्रित वसा है, इसकी ऊर्जा का क्या है भाई? स्रोत है, ठीक भाई। बात करते हैं यहाँ पे केमिलिन या मतलब केमिलिन ऊंट या ठीक भाई वर्ग का उद्भव यहाँ पे सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे खरगोश जितना हुआ था। मतलब ऊंट का सर्वप्रथम, जिसको हम पहले क्या कहते थे भाई? केमिलिन या फिर बात करें ऊंट केमिलिन वर्ग का उद्भव, मतलब ऊंट जाति का जो उद्भव है, ठीक भाई, ये कहां पे होता है? सर्वप्रथम भाई उत्तरी अमेरिका में खरगोश जितना होता है। अब बात करते हैं जिसे उस समय में हम क्या कहते थे? पोटिलापस के नाम से भी जानते थे। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने एक निर्णय में यहाँ पे अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को यहाँ पे मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक भाई। देखो आगे देखते हैं बात, इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है भाई हाई कोर्ट ने 2000 में? ऊँटनी के दूध को मानव के जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है? देखो बात करते हैं आगे। आपको पता है ऊँटनी के दूध में क्या होता है भाई? कैल्शियम मुक्त अवस्था होती है, इसके अंदर कैल्शियम नहीं होता है। आगे बात में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए कभी भी आप देखोगे जो ऊँटनी का दूध है, इसका कभी भी दही नहीं बनता है भाई। ऊँटनी का जो दूध है ये मधुमेह है, मतलब मधुमक्खियां, ठीक है, डायबिटीज की रामबाण औषधि है। डायबिटीज देखो मधुमेह की ये रामबाण की क्या है? मधुमेह या फिर डायबिटीज की ये रामबाण औषधि है भाई आपका जो ऊँटनी का दूध है। बात करते हैं ये यकृत और ठीक है यहाँ पे प्लीहा रोग में भी ये उपयोगी है। बात करते हैं ऊंट ठीक है पालक। देखो ऊंट और ऊंट पालक बीमा योजना, आपको पता है ऊंट पे बीमा योजना है, ठीक है। ये योजना ऊंट और ऊंट पालकों के लिए यहाँ पे 2008 और 9 में क्या की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जनरल ठीक है इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से लागू की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है भाई ऊंट पर बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो 2008-9 में, ठीक है। ऊँटों की प्रमुख नस्लें कहाँ पे है भाई? इसकी प्रमुख नस्लें हैं, देखो कौन सी है? बीकानेरी भी नस्लें हैं, जैसलमेरी जिसको हम नाचना है, देखो जैसलमेरी नस्लें हैं। बीकानेरी तो वह है जो बोझ डोलती है, जैसलमेरी वो है जो नाचती है, ठीक है, नाचने में फेमस है। मारवाड़ी होगी, अलवरी होगी भाई, सिंधी होगी, कच्ची होगी, ठीक है, केसपाल होगी और गुर्रा होगी। लेकिन आपको पता है जो बीकानेरी ऊंट है ये सबसे भारी नस्ल का ऊंट होता है, सबसे भारी नस्ल का ऊंट बीकानेरी ऊंट होता है। और राज्य में लगभग 50% ऊंट इसी नस्ल के होते हैं, मतलब भारी नस्ल के होते हैं भाई। देखो भाई आपका जो राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह थे, ठीक भाई, ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया है।
तो भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को आपको लाइक करना है, 10 लोगों के पास शेयर करना है भाई। जो नए साथी है मेरे, जो प्यारे से चैनल से जुड़ जाओ भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास भाई। ठीक भाई, टेक केयर, सी यू भाई, ओके।